नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दल की जिसके पास इतिहास रहा, स्वर्णिम इतिहास, लेकिन वर्तमान की गलतियों ने भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त हो गई है कि विपक्षी दल उसके सामने बौने नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस खुद ही बिखराव का शिकार हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में ताजा इस्तीफा पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद का है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस की जम्मू कश्मीर से उम्मीदें बिखर गई हैं, तो हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने भी जिस तरह से बीजेपी में अपने आप को शामिल कर लिया, हरियाणा में कांग्रेस के सपनों पर पानी फिर गया। इससे पहले जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के अध्यक्ष वाराणसी के कमलापति त्रिपाठी परिवार के राजेश पति और ललितेश पति भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को गहरा धक्का दे चुके हैं। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो आनंद कुमार जैसा बड़ा नेता भी दामन छोड़ चुका है। इसके पहले भी तमाम वो नेता जो कभी मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, चाहे वो अश्विनी शर्मा हो या कपिल सिब्बल, सभी कांग्रेस से मुंह मोड़ चुके हैं। गुजरात चुनाव से पहले युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी बीजेपी में चले गए और कांग्रेस को जबरदस्त धक्का दर्द दे गए। एमपी में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार में ही शामिल हो गए और मंत्री तक बन गए। तो आज इसी पर हमारा विशेष बिछड़े सभी बारी बारी। करीब 50 साल से कांग्रेस में वरिष्ठ पदों पर रहे गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, तो राहुल समर्थक खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पेज का पत्र लिखा और राहुल गांधी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पीए और सुरक्षा गार्ड पार्टी के अहम फैसले ले रहे हैं। आजाद ने भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को आगे भी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी में अब इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। राहुल पर हमलों से कांग्रेस नेता तिलमिला गए। गुलाम नबी आजाद पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया। आइए देखते हैं आजाद ने अपने इस्तीफे के जरिए कौन कौन से मुद्दे उठाए और उनके इस्तीफे से क्या नफा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने आखिरकार कांग्रेस छोड़ ही दी। हाल ही के महीने में कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ऐसे दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट 23 के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। आजाद ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि राहुल गांधी पर सिलसिलेवार हमला भी किया है। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने 5 पेज के खत में आजाद ने कहा है कि सोनिया गांधी तो सिर्फ नाम की नेता हैं। सारे फैसले या तो राहुल गांधी लेते हैं या फिर उनके सुरक्षा गार्ड और पीए लेते हैं। कांग्रेस की कोठरी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले आजाद ने नई कोठरी का जिक्र करते हुए लिखा है कि 2013 में राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के साथ ही तजुर्बेकार नेताओं को दरकिनार किया गया और गैर तजुर्बेकार चापलूसों के नए गुट ने पार्टी को चलाना शुरू कर दिया। आजाद के इस हमले से कांग्रेस तिलमिला कर रह गई है। कांग्रेस ने उन्हें धोखेबाज बताया है और कहा है कि जो आज धोखा दे रहा है उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन की आवाज क्या है, यह है गुलाम नबी आजाद और इस तरह के लोगों को सुन लेनी चाहिए। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पदों के लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिया, दूसरे पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इसमें। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते।
वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को राहुल गांधी पर हमला बोलने का मौका भी मिल गया। वहीं G23 के अहम चेहरा माने जाने वाले नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। गुलाम नबी आजाद ने 5 पेज के खत में राहुल पर जी भर कर हमला बोला है। उन्होंने राहुल के भ्रष्टाचार के दोषी नेता को चुनाव लड़ने से अयोग्यता के कानून को बदलने वाले अध्यादेश को फाड़ने का जिक्र भी किया है। आजाद ने इसे राहुल की अपरिपक्वता बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 सालों में पार्टी का नेतृत्व अगंभीर व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया है। आजाद ने कहा है कि 2019 में आम चुनाव हारने की जिम्मेदारी लेते हुए आवेश में इस्तीफा देना राहुल का बचकाना कदम था और इस मौके पर CWC के वरिष्ठ नेताओं का उन्होंने अपमान भी किया। वहीं कांग्रेस पलट का सवाल पूछ रही है कि तब उन्होंने राहुल गांधी का विरोध क्यों नहीं किया, बल्कि उस वक्त इस्तीफा दिया जब पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध कर रही है। जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशेमन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से विदाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों में आए आंसुओं को भी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद मोदी सरकार ने उनके आवास का आवंटन आगे बढ़ा दिया है। यही नहीं, उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी उनका फायदा उठाने की फिराक में है।
गुलाम नबी आजाद अब जम्मू कश्मीर में अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी में है और इसका अंदेशा कांग्रेस के आला नेताओं को पहले से ही था, लेकिन कोई ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि सत्ता में काबिज कांग्रेस के हर गुट के खास रहे गुलाम नबी आजाद होते वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पर इस तरह का हमला बोला जाएगा। आजाद ने कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और चुनाव प्रक्रिया को बोगस बता दिया है। बहरहाल देश की राजनीति के पहले मौसम वैज्ञानिक ने आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए सियासी मौसम खराब होने की भविष्यवाणी कर दी है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी अपने पीए और सुरक्षा गार्ड्स की तरजीह देने वाले राजनीति में कुछ बदलाव कर पाएंगे या फिर कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के लिए वरदान साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। अब इतना तो तय है कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आजाद ने करीब 10 दिन पहले राज्य की चुनाव समिति प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि इसके पहले उनकी मांगों को मानकर सूबे में उन्हें अहम भूमिका सौंपी गई थी। वहीं इस इस्तीफे से देश भर में कांग्रेस के बिखराव का संदेश चला गया, लेकिन इस बात की संभावना जताई जा रही है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य में बदले राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर गुलाम नबी आजाद खुद को नई और बड़ी भूमिका में देख रहे हैं और इसके लिए नई पार्टी के गठन की तैयारी में भी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर जो सवाल उठाए हैं उसे पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जिस किसी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए उसे कांग्रेस का दुश्मन मान लिया गया और जिस कोटरी के जरिए गांधी परिवार पार्टी चलाता रहा और सत्ता में आने पर शासन करता रहा, आज परिवार को उसी कोटरी से लड़ना पड़ रहा है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से पहले कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा सदस्य बन गए। हालांकि सिब्बल ने गांधी परिवार पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनका इस्तीफा कांग्रेस के लिए नुकसानदेह माना गया। कांग्रेस और गांधी परिवार की अदालत और जनता के सामने मजबूती से पैरवी करने वाले कपिल सिब्बल के घर असंतुष्टों की बैठक से पहले नारेबाजी, हंगामा और पत्थरबाजी तक हुई। उन पर आरोप ये था कि वो सवाल खड़े करने वाले असंतुष्ट नेताओं के G23 ग्रुप के सबसे मुखर नेता थे। ये युवा कांग्रेस के हुल्लड़बाजों का मंजर कपिल सिब्बल के घर देखने को मिला। इसी साल 16 मार्च को उनके घर पर कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेता एकजुट हुए थे। अंदर बैठक जारी थी, बाहर गांधी परिवार के वफादार बताने वालों का हुल्लड़। इसके बाद कपिल सिब्बल ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस बेहूदगी पर खुलकर नाराजगी जताई। G23 के ग्रुप के नेताओं पर जमीनी नेता न होने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन राहुल गांधी की सलाहकार टीम में भी जमीनी नेता नजर आ रहे हैं। जब 2019 में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में करारी हार का सामना करना पड़ा, इसी बीच राहुल गांधी ने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना गया। लगातार हार और नेतृत्व न होने की स्थिति में पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी और उसमें कांग्रेस की बुरी हालत, नेतृत्व अकुशलता पर सवाल उठाए गए। इसके बाद इसी साल मार्च में 5 राज्यों के चुनाव में मिली करारी हार के बाद G23 के नेताओं ने पार्टी में सुधार की बात कही। तब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत कुछ असंतुष्ट नेताओं से अकेले बात की और उनकी शर्तें मान ली। इसी तरह कांग्रेस G23 गुट में फूट डालने में कामयाब हो गई। ऐसे में कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। इसमें रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 30 साल से कांग्रेस से जुड़े कपिल सिब्बल के इस्तीफे ने ये तय कर दिया कि पार्टी में प्रतिभा की बहुत पूछ नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के आसपास चाटुकारों की फौज जुटी हुई है।
जो पार्टी को नुकसान की कीमत पर भी बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए कपिल सिब्बल के उठाए सवालों पर विचार करने के बजाय उन पर हमले ही किए गए। उनका एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। उन्होंने खुद ही ये कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और वो जाहिर किए हैं। और हमारे पार्टी में ये डेमोक्रेटिक पार्टी है और कोई भी मेंबर अपने वैयक्तिक विचार को रख सकता है, लेकिन मुझे इस बात की दुख है कि उन्होंने सीधा प्रेस में बोला, इंटरव्यू दिया, ये अच्छा नहीं लगा। हालांकि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कपिल सिब्बल को बुलाया गया, लेकिन कपिल ने किनारा करना ही बेहतर समझा, जिसके बाद G23 मोर्चा कमजोर पड़ता चला गया। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद राहुल खेमे के लिए ये राह आसान हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जिस तरह से अपमानित करके सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया था, बिल्कुल उसी तरह से कांग्रेस के उदंड कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर पथराव किया। लेकिन उसी कपिल सिब्बल ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि गांधी परिवार से उनके रिश्तों में खटास नहीं आई है। दरअसल कपिल सिब्बल समझ गए कि कांग्रेस में गांधी परिवार की नई पीढ़ी पार्टी पर अपनी पकड़ बरकरार रखना चाहती है और नई कोटरी राहुल गांधी पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए इस लड़ाई में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। इससे कुछ ही दिन पहले हरियाणा के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो हाल में होने वाले गुजरात चुनाव से पहले युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पार्टी से पल्ला छुड़ाकर भाग गए। वहीं ये समझा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले आनंद शर्मा भी कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, इसलिए वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मनीष तिवारी ने भी तेवर और कड़े कर लिए हैं। ये सभी G23 ग्रुप के नेता माने जाते हैं। आखिर क्या है मसला? गांधी परिवार को अपने इन छत्रपों से क्यों जूझना पड़ रहा है? देखिए इसकी पड़ताल करती हुई ये रिपोर्ट। सीताराम केसरी के अध्यक्ष बनने पर उनके खिलाफ नारेबाजी। सीताराम केसरी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पार्टी के बड़े नेताओं को गवारा नहीं रहा। लगातार सोनिया गांधी पर राजनीति में आने के लिए दबाव बनाया गया। सोनिया गांधी को पार्टी और फिर सरकार चलाने के लिए इन्हीं नेताओं पर निर्भर रहना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सलाह मशवरा और नेताओं को साथ लेकर चलने में सोनिया गांधी ने महारत हासिल की हुई है। लेकिन राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर इन नेताओं ने असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। आगामी चुनाव में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में 49 में से 39 सीट पर कांग्रेस को हार मिली। वहीं इस हार से सबक लेने के बजाय कार्य समिति की बैठक में सवाल उठाने वाले नेताओं पर जोरदार हमले बोले गए। अब ऐसे में तमाम नेताओं ने पार्टी और विचारधारा की बजाय अपनी मंजिल तलाशनी शुरू कर दी। हाल ही में हरियाणा के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को आदमपुर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे डाली। इस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी का लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। भाजपा पूरी रात आई थी क्यों नहीं? 3 साल अपने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मनमुटाव परिवार में भी हो जाते हैं। और मनमुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है। परिवार में कहीं नाराजगी थी, वो दूर हुई और अभी इकट्ठे हुए। पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने खुलकर बिश्नोई की वकालत की और कांग्रेस के मंच से आला कमान के फैसलों को गलत बताया। लेकिन सौदा भूपेंद्र हुड्डा के साथ किया गया। उनके समर्थक माने जाने वाले उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसे कुमारी शैलजा समेत कई नेता स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी राहुल गांधी की निजी पसंद माने जाने वाले अशोक तंवर काफी पहले कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी नेतृत्व पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात के अंदर अगर आप हमें ये बताइए कि 2017 में हमारे आंदोलन के कारण फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो फिर आज वही नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आंदोलन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ?
तो ये तो हर किसी का उपयोग कर फेंक देंगे। और देखिए, कोई एक दो नेता चला जाए अलग बात है। हार्दिक पटेल गया, अल्पेश ठाकुर गया, सिंधिया जी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितेंद्र प्रसाद चले गए, सुनील जाखड़ चले गए, अभी आसाम के अंदर उनका प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी चले गए। तो सब लोगों पर आरोप लगा देंगे क्या आप? सुष्मिता देव चली गई, अशोक तंवर चले गए। तो जब इतने लोग जाते हैं तो क्या हम अपने आप में नहीं जांच सकते कि हमारी गलती क्या है? तो क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है गुजरात को लेकर। यूपी चुनाव से पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेता के नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज होकर पार्टी छोड़ गए। बीजेपी में गए जितिन प्रसाद आज सत्ता सुख भोग रहे हैं, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलापति त्रिपाठी परिवार के राजेश पति और ललितेश पति भी प्रियंका गांधी से मुलाकात कर टीएमसी चले गए। यूपी में हालात ये हो चुके हैं कि पार्टी को चुनाव के 5 महीने बाद तक अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 21 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस की पार्टी छोड़ी है, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी को अलविदा कहा है। इस साल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता जे.बी. शेरगिल, गुजरात नेता पूर्व कांग्रेस नेता नरेश रावल और राजू परमार, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार और आरपीएन सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। पिछला साल तो बहुत ही बुरा रहा। असम चुनाव से पहले सुष्मिता देव, गोवा चुनाव से पहले वहां के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो, पलेरियो, कीर्ति आजाद, रायबरेली के विधायक रही अदिति सिंह, मुकुल संगमा, पीसी चाको, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 15 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। ये सिलसिला 2014 में मिली हार के बाद से तेज हुआ, लेकिन इस बिखराव को रोकने की बजाय राहुल और प्रियंका गांधी यही दोहराते हैं कि जो डर गया वो जाए। सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। अब सवाल डरने का नहीं है, सवाल है कांग्रेस के शिथिल नेतृत्व का। नेता अपनी ही पार्टी का भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं। गांधी परिवार ईडी के छापों को झेल रहा है तो देश में हिंदुत्व का उभार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के पास अगले आम चुनाव जीतने के लायक माली हालत तक नहीं बची है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बाहें पसार का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापों का भी खतरा नहीं, साथ में असीमित सत्ता सुख का भी प्रस्ताव मिल रहा है। हालात ये हैं कि कांग्रेस का टिकट लेकर नेता बीजेपी से सौदेबाजी करने लगे हैं। बहुमत वाली पार्टी के विधायकों के इस्तीफे दिलाकर सरकारें बनने लगी हैं। अब ऐसे में नेताओं को राहुल और प्रियंका बड़े मुगालते में नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस में रहकर गांधी मुक्त कांग्रेस मुहिम का हिस्सा बनने पर भी मोदी शाह की जोड़ी पीठ थपथपा रही है। लिहाजा डूबते जहाज को छोड़ देने में ही भलाई समझी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कांग्रेस में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच सत्ता का हस्तांतरण पहले भी होता रहा है, लेकिन इतना नाटकीय कभी नहीं रहा। दरअसल हिंदुत्व के उभार से बीजेपी को जीत और कांग्रेस की लगातार हार ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। वहीं राहुल गांधी भी बुजुर्गों को झटके से दरकिनार करके अपनी नई कोटरी का गठन कर चुके थे। ऐसे में सोनिया के इन सलाहकारों की टीम ने राहुल के फैसले पर लगातार सवाल उठाए। इन सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास तौर पर पसंदीदा कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को ताकत मिली और अंदर ही अंदर गांधी मुक्त कांग्रेस मुहिम तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व G23 नेताओं में पर लगातार दबाव बनाने में कामयाब हो गई। अब गांधी परिवार पर सवाल खड़े करने वाले इक्का दुक्का नेता बाकी रह गए हैं। कहा जाए तो शायद कोई नहीं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं को कुलदीप बिश्नोई जैसे युवाओं की कुर्बानी देकर मना लिया गया। इसके बाद राहुल गांधी को विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। क्या राहुल गांधी को इस यात्रा के जरिए वाकई महात्मा गांधी या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बराबर का
कद मिल पाएगा? देखते हैं एक रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर एक बार फिर अपने वजूद की तलाश करेगी। यात्रा का मकसद नफरत खत्म करना बताया जा रहा है। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे पर शुरू की जाने वाली इस यात्रा के बारे में कांग्रेस ने पूरी यात्रा की विस्तार से जानकारी दी। हमारा जो आत्मचिंतन शिविर हुआ था और उसमें बात हुई थी कि 80 साल पहले गांधी जी का भारत छोड़ो अभियान चला था, जिससे 5 साल में आज़ादी मिली। 80 साल बाद भारत जोड़ो वक्त की मांग है, क्योंकि अगर आप देखें आर्थिक जो हमारी समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है, वो भारत को तोड़ रहा है। हमारा जो सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने पीने की चीज़ों के नाम पर, कपड़ों के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक तरह का विभाजन है, भारत तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने इस यात्रा में समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के साथ सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों और आम लोगों से भी शामिल होने का न्योता दिया है, जिसमें कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हों और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का अभियान रहेगा। राजनीति में इवेंट की बढ़ती अहमियत को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस एक बड़ा इवेंट के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इसे यात्रा उत्सव के रूप में देना चाहती है, जिसमें गीत संगीत और तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 7 सितंबर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3500 किलोमीटर लंबा यात्रा होगा, 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरियों से गुजरेगा और सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी होगा। दरअसल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सिविल सोसाइटी और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी। कई राज्यों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर की ये यात्रा करीब 150 दिन तक चलेगी और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा में कांग्रेस के झंडे की बजाय तिरंगा झंडा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। लंबे वक्त तक सत्ता में रही कांग्रेस के पास जमीन से जुड़ने के अलावा कोई चारा अब नहीं बचा है। साथ ही पार्टी का संगठन भी पूरी तरह से चरमरा चुका है, खत्म होने के कगार पर है। पार्टी के प्रदर्शन और भारत बंद जैसी अपील बहुत असरदार अब नहीं रहती, लेकिन समझा जा रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस 5 महीने की यात्रा से नुकसान के बजाय फायदा होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी को पूरे देश से अपनी पसंद की टीम तैयार करने के लिए युवा नेताओं की नई फौज मिलेगी और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ लहर बनाने में कामयाब होगी। अब इसके बाद भी कुछ सवाल तो हैं। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व की शैली में कोई बदलाव आएगा या नहीं? क्या एक कोठरी की जगह दूसरी कोठरी ले लेगी? दूसरा सवाल ये है कि क्या परिवारवाद के आरोप से जूझ रही कांग्रेस अपने दामन से तमाम दाग हटा पाएगी? क्या गांधी परिवार सीधे सत्ता में आने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर काम करने की तैयारी में रहेगी या कर पाएगा? क्या वाकई किसी गैर गांधी को सत्ता सौंपने की तैयारी हो पाएगी? देखते हैं एक रिपोर्ट।
देश भर की नजरें कांग्रेस के संगठन चुनाव पर टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 20 सितंबर तक चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे और नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया और कांग्रेसियों से कहा कि वो प्रियंका गांधी का नाम ना लें। कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष चुना जाए। राहुल ने कहा कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी 2014 और उनकी अगुवाई में 2019 का आम चुनाव पार्टी हारी है, लिहाजा अब किसी और को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। समझा जा रहा है कि विदेश जाने से पहले सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उठाने को कहा। हालांकि अशोक गहलोत राजस्थान की सियासत छोड़ने को तैयार नजर नहीं आते। कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था जिस प्रकार वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि कई और संभावित नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कुमारी शैलजा के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेसी नेता किसी गैर गांधी को अध्यक्ष मानने को तैयार होंगे? क्या अशोक गहलोत को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो अच्छे रिमोट कंट्रोल साबित होंगे? क्या ऐसा अध्यक्ष अनुभवी और प्रतिभावान नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोक पाएगा और अपने बेटे को राजस्थान की राजनीति में चमकाने वाले अशोक गहलोत पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी कोठरी को आंख कान मानने वाला गांधी परिवार अब अपनी कार्यशैली को बदल पाएगा। गांधी मुक्त कांग्रेस अभियान भले ही ठंडा पड़ जाए, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को गांधी परिवार थाम पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बहरहाल कांग्रेस को बीजेपी की चुनौतियों से निपटने के पहले अपने भीतर बहुत बदलाव की जरूरत है। उसे कोटरी के जरिए पार्टी और देश चलाने की शैली से निजात पाना ही होगा, वरना अशोक गहलोत या किसी और गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया भी गया तो उसे रिमोट कंट्रोल से संचालित ही माना जाएगा। ऐसे में कांग्रेस न तो अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेगी, न ही अपनी खोई हुई सियासी जमीन, जो कि एक बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए।